कहते हैं शादी दो लोगों का संगम है, पर असल में ये एक कॉमेडी शो बन के रह गया है। दोनों अपना अपना लीड रोल निभा रहे हैं। पति पत्नी की नहीं सुन रहा और पत्नी पति की नहीं सुन रही। नमस्कार आचार्य जी। अब शादी दो लोगों का बंधन नहीं रहेगा। अच्छे गुण मिलने के बाद भी रिश्तों में खटास आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। उसका कारण? श्री राम जी की सीता माँ की कुंडली मिली थी। कितने गुण मिले थे आपको पता है? 36 के 36 गुण। और जब प्यार हो जाता है तो उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सबसे बड़ा जो मेन कारण नजर दोष है, जिसकी वजह से पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, वो उपाय हमें बताइए। विजय लक्ष्मी जी, आपसे ही शुरू होता है कि लक्ष्मी भोजन और पूजन। तो का बोझ ढोते ढोते इंसान थक गया या वक्त के साथ उसका प्यार ही बदल गया? कि प्यार के अंदर फ्रेशनेस तो गायब कर दी कि आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लगी होगी, मक्खी वहीं पे आके बैठे। अगर कोई दिखने में या अपने आप को बना के नहीं रख रहा तो क्या वो प्यार के काबिल नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। क्या शांत रहना ही समाधान है या आपस में बात करना और उसको सुलझाना समाधान है? अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद डिजिटली तो इंसान क्लोज आ गए हैं। पति पत्नी के रिश्ते जो सफर कर रहे हैं इसी वजह से, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सब औरतों के लिए जो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभालती हैं और कुछ वर्किंग भी, तो सब ये कैसे अपने आप को करके और अपने आप को मेंटेन भी करें? तो औरत तो बेचारी फंस गई ना। वो आपका जीवन साथी है, वो आपकी जीवन संगनी है। आपके बताए हुए उपाय और जो बाकी ज्योतिष उपाय बता रहे हैं, बहुत उपाय बताए जा रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। आपके उपाय और उनके उपायों में क्या फर्क है? अक्षय कुमार जी, उनके जैसा जीवन हर कोई चाहता है जीना, पर क्या वैसी मेहनत हर कोई कर सकता? कहते हैं शादी दो लोगों का संगम है, पर असल में ये एक कॉमेडी शो बन के रह गया है। दोनों अपना अपना लीड रोल निभा रहे हैं। पति पत्नी की नहीं सुन रहा और पत्नी पति की नहीं सुन रही। इसी विषय में आज हम गहरा मंथन करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं आचार्य दक्ष जी। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि शादी दो लोगों का मिलन है या बंधन है। मेरे मायने में अब शादी दो लोगों का बंधन नहीं रह गया। अब रिलेशनशिप में चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, आई एम नॉट गोइंग ऑन द प्रॉपर लाइक मेल फीमेल वर्जन पे नहीं जाऊंगा। जब हम शादी करते हैं उससे पहले हमारे मन में विचार आता है कि क्या ये मेरा अच्छा जीवन साथी है, क्या ये मेरा अच्छा जीवन साथी बन पाएगा। प्रेम भी उसी व्यक्ति विशेष से होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनके प्रेम में आप सपने भी देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए वैसा करे। और 90% तक 80% तक होता भी ऐसा ही है कि तब कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में मेल और फीमेल की होती है। और शादी के कुछ समय बाद वही कंपैटिबिलिटी के अंदर बहुत डिटैचमेंट या दूरियां आ जाती हैं। उसका सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि आपने शादी करी जिस व्यक्ति विशेष से, चाहे एक औरत ने एक आदमी से शादी करी, एक आदमी ने एक औरत से शादी करी, तब उन दोनों के प्रेम के बीच में कोई और नहीं था। तब वो अपने प्रेम को जग से छुपाते थे। सत्य है ना ये? तब वो अपने प्रेम को जग से छुपाते थे, और जब शादी हो गई और जब जग जाहिर हो गया, उसके बाद वो अपने प्रेम को जताते हैं, बताते हैं। इसके ना 3 मुख्य कारण हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी। सबसे पहला नज़र दोष, कि आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, सेल्फी ले ली, नज़र लग गई। आपको क्या लगता है कि जो आपके खास हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आई एम टॉकिंग जनरली, कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो सारे आपको देख के खुश हैं? नज़र तो किसी की भी लग सकती है। अब पुराने टाइम में शादी होती थी तो एल्बम बनती थी जी, और तब इतना ये मीडिया नहीं थी, तब फ़ोन का इतना चलन नहीं था, तब इतनी स्क्रीन नहीं थी सबके पास कि वो हर कुछ देखते रहे, सारी कुछ चलाते रहे चीज़ें। तो मुझे आज भी याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो बड़े बूढ़े वो एल्बम दिखाते थे जब हम कभी नानी हाउस जाते थे या कभी दादी हाउस जाते थे। अब तो आप कहीं घूमने गए हैं तो फ़ोटो खींची, सोशल मीडिया पे डाल दी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी। फिर कहीं और गए हैं, फिर फ़ोटो खींची खाने की, वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी। क्या जब आपने किसी को चुना
या जब आप प्रेम प्रसंग में पड़े, जब आप लव रिलेशनशिप में आए, तब आपने क्या फोटो खींच खींच के बताया कि मैं इससे शादी करना जा रही हूँ या जा रहा हूँ? तो सबसे मुख्य कारण तो है नज़र दोष, जेलसी फैक्टर। अगर मैं इसको ज्योतिष से जोड़ता हूँ तो आज की डेट में बच्चों को भी जो नज़र लग रही है या हस्बैंड वाइफ को भी जो नज़र लग रही है, वो रिलेशनशिप इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि आज मैंने ये किया, देख तू देख। तुम दिखा किसको रहे हो? वो कॉमन सी बात है, तुम्हारा कोई जानकार होगा, तुम्हारी सहेली होगी या तुम्हारा फ्रेंड होगा, तो नज़र दोष तो लगना ही लगना है। तो सबसे मुख्य कारण तो नज़र दोष हो गया, या आपने अच्छे कपड़े पहने। और कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर ये भी है कि देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर सो फुल ऑफ टॉक्सिसिटी। नेगेटिविटी तो इंसान के अंदर भरी हुई है ना। और कौन 100 में से मैं मानूंगा कि 99% लोग ऐसे हैं जो किसी को हंसता खेलता खुश रहता अच्छी रिलेशनशिप में नहीं देख सकते। तो ये रिलेशनशिप की जो आप कह रहे हैं बात, इसकी शुरुआत कंपैटिबिलिटी की बात की आपने। तो कोई भी शादी करने जाता है तो पहले तो कुंडली मिलान करता है, कहते हैं गुण मिलाओ तो आप फिर रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आती जी। पर हम देख रहे हैं कि कुंडली मिलाने के बाद, अच्छे गुण मिलने के बाद भी रिश्तों में खटास आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। उसका कारण? जय श्री राम। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। श्री राम जी की सीता माँ की कुंडली मिली थी, कितने गुण मिले थे आपको पता है? 36 के 36 गुण, 36 के 36 गुण मिलान हुआ। और कितना कष्ट माँ ने भी सहा और कितना कष्ट श्री राम जी ने भी सहा। वनवास भी झेला, बुराइयां भी सुनी लोगों की। जंगल उस टाइम का तो बहुत भयानक हुआ करता था ना, हमने तो कथाओं में सुना है। उनके ऊपर जो बीती होगी वो आप देखिए। मेरा ये मानना है कि आपके मन में ईश्वर है। सबसे बड़े जो कुंडली के रचयिता है ना, वो आपके भाव हैं। आप आज कुछ हैं, कल कुछ और हैं, शादी के समय कुछ और हैं। राहु आपका सर घुमाता है। थॉट प्रोसेस इज एवरीथिंग। इफ आई एम हैविंग गुड थॉट्स, then my relationship will be in good way. And if I have some kind of things in my mind कि टॉक्सिसिटी भरी हुई है मेरे दिमाग में। देखिए, कुंडली मिलान, जन्म स्थान, जन्म का समय, ग्रहों की दशा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब हम कुंडली मिलाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें हर समय थोड़ी मौजूद रहती है। कभी चंद्रमा है, वो बादलों के बीच में भी छुपता है। कभी आप सूर्य ग्रहण भी देखते हैं, कभी चंद्र ग्रहण भी देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन के भाव, हमारे विचार, ये बहुत ज़्यादा, और दूसरे लोगों की नकारात्मकता, आप आजकल देखेंगे कि डाइवोर्स केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि 3 महीने पहले शादी हुई है, 4 महीने पहले शादी हुई है, 1 साल का रिलेशनशिप रहा है, लव मैरिज है, सबको मना के शादी कर ली और बाद में सबके कहने पे भी दोनों सेपरेट हो गए, डाइवोर्स ले लिया। तो इसमें कुंडली और ग्रह तो है ही है, बट आपके मन के विचार और आपने किससे गाइडेंस ले रहे हो। आप उससे गाइडेंस ले रहे हो कि जिसकी शादी नहीं हुई, आप उससे गाइडेंस ले रहे हो कि जिसके पहले 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं, या आप उससे गाइडेंस ले रहे हो जिसको यही नहीं पता कि आपके पति या आपकी पत्नी आपको कितना प्रेम करते हैं या उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए आपको पाने के लिए। जब पति प्यारा था या जब पत्नी प्यारी थी, तब तो वही उसी की सुनते थे, वही भगवान था, वही दोस्त था, वही यार था, सब कुछ वही था। और शादी के बाद फिर आप 4 अलग अलग लोगों से सलाह लेते हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या करूं, अच्छा अब तू ऐसे कर। इट हैपन्स नाउअडेज। और ज्यादातर घर को बिगाड़ने में बच्ची के, उसके घर वालों का ही हाथ है। मैंने ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ सास ही ऐसी है, मैंने कई जगह ऐसा भी देखा कि लड़के की माँ ही नहीं चाह रही कि लड़के का घर बसे, और कई जगह ऐसा भी मैंने देखा कि लड़की की माँ ही नहीं चाह रही। अब इसमें बड़ा एक कॉमन पॉइंट आप लेके आना, ग्रहों के अलावा मैं एक बात करता हूँ कि आपने जब शादी के लिए किसी को चुना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो क्या आपकी माँ का उससे प्रेम प्रसंग था? नहीं ना। आप गिफ्ट लेके जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो गिफ्ट लेकर आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो क्या वो अपनी माँ से पूछ के आता था कि इसको मैं ये वाली साड़ी दूं या ये वाला सूट दूं या ये वाला फोन दूं? तो जब प्रेम के समय आपने रिलेशनशिप वालों से नहीं पूछा, रिलेटिव से नहीं पूछा, सहेली से नहीं पूछा, अपने लाइक कोवर्कर से नहीं पूछा, तो जब झगड़े हो रहे हैं तब आप किनकी सलाह ले रहे हो? और वो सलाहकार जो चाहेंगे नहीं आपको कभी जीवन में सुख और शांति मिलना। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ये है। फिर मनोदशा
क्यों विपरीतार्थक हो जाती है, क्यों विपरीत दिशा में चली जाती है? आप एडवाइस ही गलत आदमी से ले रहे हो। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है आपका टीचर या आपका गुरु। जिसका गुरु ही नहीं उसको ज्ञान ही क्या होना है। मुझे आप एक बात बताएं विजय लक्ष्मी जी कि आपको ए फॉर एप्पल किसने सिखाया? टीचर ने। टीचर सबसे ने? पहले हाँ। श्योर, टीचर। पक्का हो? जी। आप किसी और से नहीं पूछोगे ना फिर जाके कि ए फॉर एप्पल ही होता है? नहीं। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि आपको पता है। पता है। तो व्हेन वी गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, जब हम प्यार में होते हैं तो हम जाके किसी से पूछते हैं कि भाई मेरे को उससे प्यार हो गया? वो तो हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। फिर हम झगड़ा भी करेंगे, दुनिया से, समाज से भी लड़ लेंगे, आग के दरिया भी पार कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे ना। और विवाह के उपरांत फिर हम सलाह किससे लेंगे? दुनिया से। दुनिया से। जी। अच्छा, विवाह किसने किया? आपने। हाँ। तो उसके साथ जो अच्छे पल आपने, बुरे पल आपने निभाए, उनका एहसास किसी थर्ड व्यक्ति को या किसी थर्ड पर्सन को होगा? तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहती हूँ कि जी। ये जो आप बोल रहे हो रिश्ते नाजुक हो रहे हैं जी। डाइवोर्सेस हो रहे हैं, हाँ जी। तो क्या ये सब रिश्तों का बोझ ढोते ढोते इंसान थक गया है हरिओम। या वक्त के साथ उसका प्यार ही बदल गया क्या है? बात है। एक बहुत पुराना ना मुझे एक गाना याद आ गया इस बात पे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। प्रेम अजनबी से ही क्यों होता है? भाई भाई बहन का, माता पिता का प्रेम ये तो हमें बचपन से, तेरा भाई है, भाई बहन झगड़ते नहीं है, भाई प्यार होता है, बहन प्यारी होती है। प्रेम अजनबी से क्यों होता है? क्योंकि जानते नहीं होते। क्यों जानते नहीं। और वही जब हम रिलेशनशिप में एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम बात करते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा के मिलने जाते हैं, लड़का भी क्लीन शेव होके, नए कपड़े पहन के, शैम्पू वैम्पू करके आता है, तब हम अपनी ना अच्छी साइड दिखाते हैं। तब हम अपना बैड कुछ भी नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। और शादी के बाद फिर हम राक्षस रूप में भी मिलते हैं, देव रूप में भी मिलते हैं, विकराल रूप में भी मिलते हैं, है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। खर और दूषण भी बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो ये है कि प्यार के अंदर फ्रेशनेस तो गायब कर दी। और आपको एक उदाहरण और देता हूँ, उससे थोड़ा आपको और इजी हो जाएगा, हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा कि आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लगी होगी, मक्खी वहीं पे आके बैठेगी। तो जब हम किसी के अवगुण देखते हैं ना, हमारे को सिर्फ उसके अवगुण दिखाई देते हैं, उसके गुण दिखने बंद हो जाते हैं। सबसे मेन रीजन ही ये है कि इंसान अब इतना स्वार्थी हो गया कि वो खिलाए हुए को तो जानता है, और एक दिन नहीं खिलाया तो वो दुश्मन बन गया। तो सेम ऐसे ही है, प्यार की भी परिपक्वता तब तक है जब तक दोनों एक दूसरे के सार्थक होके चलें, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। और अगर दोनों में से दोनों ही एग्रेसिव होके चलेंगे या एक दूसरे के प्रति ध्यान नहीं देंगे, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे रिश्तों में ऐसा है, कई रिश्ते ऐसे भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनके मन में एक दूसरे के लिए इतने प्रेम है कि किसी पत्नी के दोनों हाथ नहीं है, पर हस्बैंड उसके लिए सब कुछ करता है। यू डोंट इवन कैन थिंक कि वो उनको भैया वॉशरूम भी कराता है, उनकी पॉटी भी धोता है, बहुत सारी चीज़ें। प्रेम कहीं ना कहीं बचा भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर रिश्ते यूँ खराब हो रहे हैं कि हम औरों की बातों में आ जाते हैं। और फ्रेशनेस इज़ अ मस्ट। अब मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका मेरे पास कॉल आया, इट्स लास्ट ऑलमोस्ट 2 months बैक, कि गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पति मेरे पे ध्यान नहीं देते, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाए जाते हैं और मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने, देवी जी आपकी सबसे बड़ी समस्या तो ये कि आप मेरे को करंट अपनी, देखो मैं ऑरा स्कैन करता हूँ, मुझे नहीं पता उस तरफ से कौन बोल रहा है, आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम भेजिए, अपनी फ़ोटो भेजिए। अब मैंने फ़ोटो देखी उनकी, मैंने आपको, आपका पति क्या, आपको तो भाई रिक्शे वाला भी प्यार नहीं करेगा, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आपने क्या हालत बना रखी है। फिर मैंने उनको थोड़ा गाइड किया कि आप सबसे पहले तो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करें, अपने हर्ट चक्र पे काम करें, अपने मूलाधार चक्र पे काम करें, नहाएं समय से। अब आप 2-2, 3-3 दिन तक अपने आप को ही नहीं ध्यान दे रहे तो पति कहाँ से ध्यान देगा। या सेम मैं पति के लिए भी बोलूँ कि शादी से पहले तो क्लीन शेव होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जा रहे हो आप, और उसके बाद तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दिखने में या अपने आप को बना के नहीं रख रहा तो क्या वो प्यार के काबिल नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, शब्दों का फेर है देवी जी, शब्दों का फेर है। देखिए पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करती है जी। मेरा सिर्फ कहने का विचार ये है, पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करती है। अब ये तो वहां से रिलेट हो गई कि एक औरत है, वो चाहे तो भैया एक नाली में पड़े शराबी के साथ भी जिंदगी निकाल लेती है, और ना निकाले तो राजा के साथ भी नहीं निकालती। लेकिन समहाउ कई चीजें मैटर करती हैं। आपने नाखून बढ़ा लिए, शनि खराब,
आपने दांत साफ नहीं करे, विष्णु जी रूठे, बृहस्पति खराब। आपने आंखें साफ नहीं करी, लक्ष्मी माँ खराब। आप बिना ब्रश करे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, नाम लेने जा रहे हैं, श्रद्धा भाव है, वैसे तो मन में जपते रहो जय श्री राम जय श्री राम। तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि फ्रेशनेस इज अ मस्ट। कि वो प्यार पहले वाला जब आप दिखाते थे तब तो आप अपने गुण दिखाते थे, अब आप अपने अवगुण भी दिखा रहे हो, तो बैलेंस इज अ मस्ट ना। जी बिल्कुल, बैलेंस इज अ मस्ट। राहु कीचड़ है, राहु कीचड़ है, दुष्परिणाम भी देता है, उसको सफाई करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आई एम कीपिंग सम स्टोन्स इन माय हेड और सम फ्लावर्स, तो दिस इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू कीप इन योर हैंड एंड इन योर माइंड। और जो हम विचार रखेंगे, जैसे हम दिखेंगे, हम शादी में नहा धो के तैयार होके क्यों जाते हैं? क्योंकि सब देखेंगे वहां। तो सब में क्या वो व्यक्ति विशेष नहीं आता जो हमसे प्रेम करता है? आप सड़ा हुआ बदबूदार खाना खा लेंगे? नहीं। आजकल तो आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो यू मस्ट नो कि भैया उनको कैसे डिश को प्रिंसेस बना के शो करना है, कितने बढ़िया तरीके से शेफ उसको ड्रेस करेगा, दिखाएगा। और वही दाल चावल आप घर में भी खाएंगे, चाहे बेशक घर वाले शुद्ध भी हैं, सात्विक भी हैं, और दिखने में वैसी फोटो नहीं है, लेकिन सो दिस इज द बेसिक एंड लॉजिकल आंसर अबाउट दिस कि प्यार में जब शादी के बाद इससे डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसके पीछे कई कारण है। ग्रह भी अपनी चाल चलते हैं, इसके मैं उपाय भी दूंगा। कितना बड़ा भी कलेश हो मियाँ बीबी में, कितना भी बड़ा कलेश हो पति पत्नी में, कितना भी ग्रह कलेश होता हो पूरे परिवार में, मैं सिर्फ 3 उपाय आपको ऐसे दूंगा। कितना भी कलेश होता हो, विद इन 2 days यू विल सी द होम विल बी फुल ऑफ जॉय विद हार्मनी एंड द पीस। बट उसमें सफाई का बहुत बड़ा योगदान है, सफाई का। तो एक झगड़े के बारे में हम ये भी बोलते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है जी, तो कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। जी बिल्कुल सच्चाई कि है। आप शांत हो जाइए। बहुत पर बढ़िया। क्या शांत रहना ही समाधान है या आपस में बात करना और उसको सुलझाना समाधान है? इसमें आपने बोला एक चुप 100 सुख, बिल्कुल है, एक चुप 100 सुख। लेकिन इस ये ना आधा अधूरा है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अत्यधिक सब कुछ बेकार है। आप अत्यधिक चुप रहोगे, मुंह चढ़ाए बैठिए। भाई जिसको आपके अंदर नेगेटिविटी देखनी है, झगड़े का अवसर चाहिए, वो तो किसी भी तरीके से लड़ेगा आपसे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग डिनाइज, वो खराब करेगी। ज्यादा चुप रहोगे, कोई किसी का हस्बैंड मारता है, मेरे पास ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं, हस्बैंड मारता है, किस बात पे, बिना बात पे आके मारता है। मैंने सच्ची सच्ची बताओ, नहीं वो आते तो मैं पूछती हूँ कि तू पी के क्यों आया। मैंने कहा ठीक है। और कई केसेस ऐसे भी हैं, हस्बैंड चुपचाप आ रहा है बेचारा, कह रहा जी मैं जाके बैठता नहीं, उससे पहले वो ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला। बैलेंस इज एवरीथिंग। तो गृह कलेश के बहुत सारे कारण हैं और उनके बहुत सारे उपाय भी हैं। बट इनर फीलिंग इज दैट कि आप क्या सोच के बैठे हो। आप अगर ये सोच के बैठे हो आप आज कुछ भी हो जाए मेरे घर में झगड़ा नहीं होने दूंगी, तो नहीं होगा झगड़ा। यहां पर भी ये चीज मैटर करती है। तो एक चुप 100 सुख, लेकिन डिपेंड्स कब तक चुप रहोगे। अत्यधिक अत्याचार भी गलत है, बैलेंस जरूरी है। ठीक है, अत्यधिक अत्याचार भी गलत है। मैं आपको इसके 2-3 उपाय भी बताता हूँ। तो अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं जी, कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद डिजिटली तो इंसान क्लोज आ गए हैं, पर ये पति पत्नी के रिश्ते जो सफर कर रहे हैं इसी वजह से, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण राहु है। श्री राम दूतम शरणम। इसका कारण तो राहु है, मोबाइल फोन है, सबकी जान का दुश्मन बना हुआ है। Recently, it's just about last 3 days back, I got a call from someone. गुरुजी 1 साल का रिलेशनशिप रहा हमारा, हमने प्रेम विवाह किया, दोनों साथ में काम करते थे, और 3 महीने बाद रात को मैं सो रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई मेरी वाइफ के फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आया, कुछ कोई उसका पुराना फ्रेंड था। फिर मैंने रात को सबको फ़ोन कर दिया। द गाय स्पोक टू मी कि मैंने सबको फ़ोन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने सास ससुर को, सबको, और रात ही रात में सारे इकट्ठे हो गए और उसको ले गए जी चला के। तो जब आप 1 साल एक साथ थे तब आपको नहीं पता चला कि इसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं। आज एक मैसेज से आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं भाई इसको मैसेज आया, ठीक है, कोई पुराना दोस्त, कोई क्लासमेट अगर मैसेज कर भी दे, आप बैठ के हस्बैंड वाइफ उसके बारे में बात कर सकते थे यार। जब आपने 1 साल समय व्यतीत किया, आपने सब घर वालों को रजामंद किया, उसके बाद आपने शादी करी, शादी के 3 महीने बाद एक छोटा सा SMS,
तो वो इतना जो स्ट्रॉन्ग प्यार था, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, वो एक एसेस में इसने तोड़ दिया। तो ये राहु है, राहु है गलतफहमी, राहु है गलतफहमी, राहु है मन के या हमारे दिमाग की गलत उपज। और जब राहु आता है ना देवी, तो वो पूरी आपकी किए कराए को ना 2 मिनट में बेकार कर देगा। मतलब आपने कितना शुद्ध देसी घी में श्री राम भजन करके आपने खाना बनाया हो, राहु आएगा तो उसमें कीचड़ डाल देगा। तो मन को संभालना हार्ड सिचुएशन में वो ही श्री राम है। तो एक छोटे से मोबाइल फोन ने दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। ये राहु है, और उसको कैसे कंट्रोल करना रिलेशनशिप में, ये भी मैं बताता हूँ आपको। बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों का भी भला हो, कि जब आपको हस्बैंड और वाइफ को फ्राइडे के दिन, एटलीस्ट फ्राइडे भी करके देखें, थोड़ा सा इत्र आप अपना दोनों यूज करें हस्बैंड वाइफ, या अलग अलग सेपरेट भी ले सकते हैं। और किसी गरीब व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को आप फ्राइडे के दिन अपने हाथ से खाना बना के, अगर ना हो पाए कि दोनों ही वर्किंग है, तो कहीं से भी आप खाना लेके एक गरीब आदमी को खिला दीजिए। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी टू कम्युनिकेट, और एक दूसरे से बात करें। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करें। और फिर मैंने बताया कि पर्सनल हाइजीन काफ़ी हद तक हमारे ग्रहों को ठीक रखता है रिलेशनशिप के लिए। तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, 90% हमारे जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल हाइजीन की वजह से टूटते हैं। तो आचार्य जी, अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए जी, तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सब औरतों के लिए, जी, जो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभालती हैं और कुछ वर्किंग भी हैं, ठीक है जी। तो सब ये कैसे अपने आप को करके और अपने आप को मेंटेन भी करें? तो औरत तो बेचारी फंस गई ना। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, औरत तो बेचारी फंस गई। देखिए, ये ना एक कहीं ना कहीं मिथ भी है कि सिर्फ औरत ही ऐसी है जो घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है और जॉब पे भी जा रही है। मैं मानता हूँ, देखिए मेट्रो सिटीज़ में आप, अर्बन सिटीज़ में आप रह रहे हैं, तो महंगाई भी बढ़ी है, और फैसिलिटीज़ के लिए तो वी हैव टू पे समथिंग इफ़ वी वांट अ गुड लाइफ। तो गुड लाइफ या लग्जरी लाइफ ईजी नहीं है, उसके लिए दोनों ही वर्किंग हो तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ घरों में ऐसे भी आदमी हैं जो खुद भी सेल्फ कुकिंग करते हैं। इसको कंपैटिबल बनाने के लिए वी कैन डू समथिंग लाइक दैट कि सबसे पहले तो ना रिलेशनशिप को समझिए। और एक व्यक्ति विशेष ऐसा है, अब मेरे नोन में ही है, द गर्ल इज़ वर्किंग इन एन NGO। वो सुबह सारे घर का काम करके आएंगी, उसके बाद खाना बना के, फिर अपना नाश्ता लेके फिर वो जाएंगी, फिर वहाँ बच्चों को पढ़ाना, उनका खाना वाना बनवाना, फिर उसके बाद ट्रैवल करके घर जाना। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। आपके आपस के विचार मिलने, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बिकॉज ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी है 24 घंटे में 24 घंटे तो काम नहीं करेगी ना, इसे 8 घंटे रेस्ट भी चाहिए। एंड व्हाट आई फील कि आपको अगर अपनी गृहस्थी को कंपैटिबिलिटी के साथ, फैसिलिटी के साथ चलाना है, तो आपको दोनों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए कि उसको भी एक दिन चाहिए भाई वो रिलैक्स करे, और हस्बैंड को भी ये चाहिए कि भाई वो थकी आ रही है, अरे भैया, तो अब अगर आप 50,000 रुपये दोनों कमा रहे हो तो यू कैन अफोर्ड अ कुक। वो नहीं कर सकते तो किसी दिन भैया मेरी ड्यूटी लग गई। आई हैव बीन टू मॉरिशियस, मैं बाहर गया था, और मेरे कनाडा में बहुत सारे दोस्त हैं, US में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पत्नी ही सारा काम करेगी। वन ऑफ माई फ्रेंड ही कुक्स, भाई सुबह का खाना मैं बना दिया करूँगी, शाम का आप बना देना। तो कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। जीवन साथी है, जीवन नौकर नहीं है जी। वो आपका जीवन साथी है, वो आपकी जीवन संगनी है, वो जीवन संगनी है, वो जीवन नौकर नहीं आई है आपके घर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब वो थकी आ रही है, भैया एक दिन आप चाय पिला दो उसको, देखो आपके घर में क्या सुख और क्या शांति होगी। दोनों का एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे का समर्पण, वही शादीशुदा जिंदगी है, वही प्रेम है। अब मैं सोचूं मैं महाराज की तरह घर में बैठा रहूं, वो बेचारी जाए काम भी करे, और ऐसे भी घर देखे मैंने। पर एक बात बताता हूं मैं आपको, ऐसे घर स्वर्ग नहीं कहलाएंगे, वो आने वाले समय में नर्क बन जाएंगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे नर्क देख कर आया हूँ कि पति बीवी की कमाई भी खा रहा है, उसको मार भी रहा है, उसके पैसों की शराब भी पी रहा है, पर वो अब समझो ना उसको क्या बोलेगा समाज।
उसको दुनिया क्या बोलेगी? उसने तो सारे ग्रह खराब कर लिए अपने। लक्ष्मी से औरत की जिसने इज्जत नहीं करी और खासकर ग्रह लक्ष्मी की, तो उसको आज या कल या परसों बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, किसी कारणवश कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं चल पा रहा है या काम नहीं लगा है, वो एटलीस्ट अपनी वाइफ को इज्जत दे, प्रेम दे, सम्मान दे, तब महालक्ष्मी उस पर भी कृपा बरसाएंगी। जल्दी उसको काम भी मिलेगा। और काम किसी का जैसे नौकरी की तलाश है, उसके लिए भी बहुत अच्छा मैं उपाय देता हूँ आपको कि वृक्षराज महाराज जी के पास जाएं शनिवार के शनिवार। आप 5 शनिवार ये कर लें। इसके दोनों फायदे हैं, एक तो घर में कलेश भी नहीं होगा और रोजगार भी मिल जाएगा। अगर किसी पति के पास काम नहीं है, वाइफ ही अर्निंग है, तो आप 5 शनिवार दोनों हस्बैंड वाइफ रात्रि के समय जाके आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर जय श्री राम 21 बार बोल के आप वापस आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। 5 शनिवार ये कर लीजिए, 2000% आई कैन गिव यू ऑन द गारंटी कि उस व्यक्ति विशेष को नौकरी भी मिल जाएगी और घर में कलेश का, गृह कलेश का वातावरण सारा खत्म हो जाएगा। आचार्य जी, अब मैं जो आपसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ, थोड़ा जी। अटपटा लगेगा आपको जी कि आपने अभी जो उपाय बताए, जी आपके बताए हुए उपाय और जो बाकी ज्योतिष उपाय बता रहे हैं, बहुत सारी रील्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हाँ जी। बहुत उपाय बताए जा रहे हैं पति जी। पत्नी के रिश्ते के बारे में। तो आपके उपाय और उनके उपायों में क्या फ़र्क है? मेरे उपाय और उनके उपाय में मैं अपने आप को किसी से भी कंपैरिजन में नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक जीव मात्र हूँ। तो मेरा उद्देश्य जीवन में यह है कि मैं सार्थक करूँ किसी के जीवन में, तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाए। अगर किसी के भी मैं काम आ सकूँ तो इंसानियत के काम आ गया, और इंसानियत के जो काम आ गया उससे बड़ा कोई मुकाम ही नहीं है जी। और गुरु वो जो अपने शिष्य को या जो भी मेरे से संबोधित करता है या जो मेरे पास आना चाहता है, गुरु वो जो उसकी समस्याओं को समझे। देखिए, हर उपाय हर किसी के लिए नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ उपाय ही काम नहीं करते। ईश्वर तो सबके अंदर है, एबिलिटी तो सबके अंदर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को बताइए। अक्षय कुमार जी हैं, फिल्म जगत की बड़ी नामी गिरामी हस्ती, हर कोई जानता है। अक्षय कुमार जी हैं। अब उनके साथ उनके जैसा जीवन हर कोई चाहता है जीना, पर क्या वैसी मेहनत हर कोई कर सकता है? उपाय एक तरीका है या उपाय एक लेवल तक काम करेगा, बट बिना गुरु के, बिना आपको प्रेशराइज किए। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम कि शीशे पे तो बिल्कुल चमकदार शीशा है और धूल हमारे चेहरे पे है, तो हमारा चेहरा तो धूलदार दिखेगा ही दिखेगा। उपाय के साथ साथ आपको गुरु का आदेश बहुत जरूरी है, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। आज की दिनचर्या इतनी बिजी है, मैंने आपको आज उपाय दिया और मेरे साथ हुआ भी ऐसा, एक बार नहीं कई बार हुआ है। मेरे पास परसों फोन आया कि गुरुजी मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कहा आपकी आवाज़ से पता चल रहा है आपने उपाय नहीं किया। हाँ, सच्ची में मैंने उपाय नहीं किया। उपाय बताने में और करने में, और उसके बाद उसको बार बार सिंथेसाइज करने में, उसको एम्पलीफाई करने में जो गुरु का साथ चाहिए वो हर कोई नहीं देता। मैं किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन आई हैव सम कॉल्स लाइक दैट कि मेरे से 50,000 ले लिए या 25,000 ले लिए और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। समथिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सारे एस्ट्रोलॉजर भाइयों के लिए नहीं कहना चाहता, बट देयर आर समथिंग गोइंग वेरी रॉन्ग इन द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अगर हमारे दर्शक आपसे ये उपायों के लिए या कुछ समाधान के लिए देखिए, आपसे मैं संपर्क किसी से भी करें, जुड़ता हूँ तो मैं उससे जीवन भर के लिए जुड़ता हूँ। मैं उन ज्योतिषाचार्यों में नहीं हूँ कि जिसने एक बार अपॉइंटमेंट ली आपको और उसके बाद चार्ज किया और उसके बाद मैं आपको नहीं जानता। मैं तो चाहता हूँ आप मेरे से पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़िए। आज आप अगर यहाँ हैं तो मैं कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ हो। उसी में मेरा सबसे बड़ा जीत है या मेरा उद्देश्य है। जो भगवान ने, परमात्मा ने मुझे दी हैं चीज़ें, तो वो सेवाएं के लिए तो दी हैं। अगर मैंने जो भी ज्ञान लिया, या ये जग जाहिर है, ये आपके माध्यम से भी मैं दर्शकों को कहूँगा कि ज्ञान लेकर ज्ञान नहीं बांटा तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। वो यहीं भटकेगा कई हजार साल तक। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। इफ आई एम टीचर, अगर मैं टीचर हूं और मैं ज्ञान को बांटूंगा नहीं, अपने साथ ले जाऊंगा, तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो लिया है यहाँ पर वही वापस करना है। ये आपका शरीर, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, पाताल, पृथ्वी, और ये इसी में चला जाएगा। ये तो उधार लिया हुआ है हमने। और जब हम यहाँ आए हैं, एक पेड़ भी कितनी ऑक्सीजन देता है। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आदान प्रदान नहीं कर रही है। और डिवोशन इज एवरीथिंग। अगर गुरु में डिवोशन नहीं है तो वो गुरु ही नहीं है। जितने भी लोग
जितने भी एस्ट्रोलॉजर, या मैं कह रहा हूँ जितने भी सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ है, यहाँ पर जो भी जी रहा है, जो सिर्फ लेना जान रहा है, देना नहीं जान रहा, उसकी गति नहीं है मैडम। वो पार ही नहीं हो सकता, वो तो यहीं भटकेगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर यहीं आएगा। तो आई एम नॉट इनटू कंपैरिजन विद एनी एस्ट्रोलॉजर। आई जस्ट से कि यू वांट टू बी विद मी, आप बिल्कुल एक खाली मर्तबान बन के आओ, जो ज्ञान मेरे पास है मैं दूंगा, और जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। तो मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये जीवन जब तक है तब तक मानवता के काम आए, जितनों की मैं मदद कर सकूँ कर सकता हूँ। तो यही मेरे पास इस आपके सवाल का जवाब है कि मेरा ये मानना है, सूर्यदेव आते हैं, डेली आते हैं ना वो उनको कोई फर्क पड़ता कि आप उनको जल दो या ना दो, चाहे आप उनको बोलो कितना सूर्य है, कितना तेज है, गर्मी लग रही है। चंद्रदेव भी जब आना है आते हैं, हवा बहना छोड़ देती है, नदी जो है वो चलती रहती है ना कल कल करके, वो तो नहीं कहती आपने कितना पानी पी लिया। तो गुरु वो है जो कहे कि आ ना भैया ले मुझसे ज्ञान कितना ले सकता है, जब तक मैं हूं तब तक मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो आई एम इनटू दैट, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मेरे परमात्मा ने मुझे बनाया, कि भाई मुझे पता है कि मुझे एक दिन ये मानव शरीर छोड़ के जाना है, सभी को जाना है। तो इसको जितना ज़्यादा आप मानवता में यूज़ कर सको। हाँ ठीक है, मेरे पेट लगा हुआ है, थोड़ा सा भाई खाना मुझे भी चाहिए, तो मेरा एक नाम मात्र सा शुल्क है वो मैं लेता हूँ। बट जिसके पास नहीं है, तो मैं कई जगह ऐसा भी गया हूँ कि मुझे अगर परमात्मा ने, मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि किसी झुग्गी में जाकर भी किसी की हेल्प करनी है, तो आई हैव बीन इनटू दैट। उसके आदेश के बिना तो कुछ भी नहीं है। मेरा आपके यहाँ बैठना, आपका मेरे को बुलाना, मेरे पास समय होना, आपके पास समय होना, ये परमात्मा ने ही तो रचा सब कुछ। बट हाँ ये है इसमें कि हमारे पास जो ज्ञान है, और अगर उससे किसी की मदद हो जाए तो उससे अच्छा क्या है। आचार्य जी, शुरुआत में आपने हमें नज़र दोष के बारे में बताया था जी। कि सबसे बड़ा जो मेन कारण नज़र दोष है, जिसकी वजह से पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं जी। तो उसके उपाय के बारे में आपने हमें बताना था, वो उपाय हमें बताइए। विजय लक्ष्मी जी, आपसे ही शुरू होता है कि लक्ष्मी, भोजन और पूजन, ये सारे पर्दे के योग हैं। पहले गांव की औरतें सर पे पल्लू रखती थी, सर पे पल्लू का घूंघट तो आज भी हमारे यहाँ पे घूंघट प्रथा चलती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये था कि औरत जो है वो घर की लक्ष्मी है। क्या घर की तिजोरी सबके आगे दिखाते हैं हम फोटो खींच के? नहीं। और अभी तो इसका बिल्कुल ही उल्टा होता जा रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है, पैसों की फोटो खींच के भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, भोजन भी बता रहे हैं आज हमने ये बनाया है, और बिना सर के दुपट्टे के लेडीज अपनी वीडियोस बना के डाल रही हैं। तो हमने तो बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। जो हमारे धर्म में, जो हमारे सनातन में, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो हमारा इस्लाम हो। देखिए सर पे पल्ला क्या है, वो राहु का निवारण है। सिखिज्म में जो नीली टर्बन है वो राहु का निवारण है। तो बहुत सारी चीजें जो अब हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बेकार करने के बाद ये रिलेशनशिप तो सबसे ज्यादा अब नजर दोष लग कैसे रहा है। अब हर चीज तो आपने पर्दा हटा दिया तो नजर तो लगेगी उसको। कहते ना भाई वो खाना खा रहा था उसकी नजर लग गई, दूध पी रहा था बच्चे को नजर लग गई। अब आप वो चीजें तो दिखाए जा रहे हो। तो इसका सबसे सरल उपाय तो ये है कि आप हर चीज को सोशल मीडिया पे दुनिया आपको देखती है। क्या पता किसी का पेट भरा है, क्या पता नहीं भरा, क्या पता किसी का सुहाग है, क्या पता किसी का सुहाग उजड़ गया। तो वो आपको क्या देगी या वो आपको क्या देगा? किसी की खुशी को देख के 99% लोगों को खुशी नहीं मिलती है। आप ईर्ष्या के कारण मरते हो। ईर्ष्या ही तो नजर दोष है, जेलसी, नेगेटिविटी। हाय अच्छा वो वहां घूम रही है, हम तो बताओ यहाँ भी नहीं गए। वो मॉरिशस घूम रही है, या वो सिंगापुर घूम रही है, वो दुबई घूम रही है, हम तो हरिद्वार भी नहीं गए, हम तो शिमला भी नहीं गए। तो कंपैरिजन जहां आ गया वहां नजर दोष तो होना ही होना है। जहां मैं जेलसी फैक्टर में आ गया किसी के लिए, तो मैं उसके लिए गलत ही दे रहा हूँ ना, कुछ मैसेज अच्छा तो नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे की फोटो, बच्चों को भी खासकर बहुत नजर लगती है। देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज द नंबर 1 टैरो रीडर इन दिल्ली, एंड शी कॉल्ड मी, यार दक्ष मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्ची को बार बार नजर लग रही है। मैंने, इस बच्ची को नजर नहीं लगी तो किसको लगेगी? एक तो बच्ची सुंदर इतनी, और तू रोज इसकी फोटो, कभी यहाँ जा रही हूँ तो फोटो लगा रही है, यहाँ जा रही है। वो बच्ची हफ्ते में 4 दिन 5 दिन बीमार रह रही है, और डॉक्टर्स के बिल ही भरे जा रहे हो तुम। तो नजर दोष रिलेशनशिप में ये फूल जैसे बच्चों पे लगते ही लगते हैं। मैं सबको यही कहूंगा कि आप प्लीज अपनी जो छुपाने वाली चीजें उनको छुपा के रखें। फिर बाद में कहते हैं आचार्य जी बच्ची की तबीयत खराब है, आचार्य जी हमारा डाइवोर्स होगा। क्यों नहीं होगा? आपने हर चीज जग जाहिर कर दी।
अब मेरे पास एक नॉर्मली एक क्वेश्चन आया कि आचार्य जी आप ये बात बता रहे हो हमारे को, अच्छा फिल्म स्टार्स को तो नजर नहीं लगती। अरे भाई उनके पास दुनिया भर की रेमेडीज, उनके पास दुनिया भर की टीम है, उनके पास दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप जो नॉर्मल पीपल हैं, हम जो नॉर्मल लिविंग पर्सन्स हैं, वी एक्चुअली गेट इफेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स। सो इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो यही है कि सोशल मीडिया में बार बार आप फोटो लगाना बेकार, वो बंद करिए, आप खुद देखिए आपको फर्क पता चल जाएगा। दूसरा, आप रेगुलर जब आपको लगे कि भाई मेरे को बच्चे को नज़र लग गई है या हमारे हस्बैंड वाइफ में कलह चल रही है, कुछ ऐसी बात आ रही है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के सीधे पैर का आप सिंदूर ले आएँ, और वो अपने आप घर में आप अपने पूजा स्थल पे रखें, और उसका तिलक आप खुद भी कर सकते हैं, बच्चे को भी कर सकते हैं, आप खुद को भी लगा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी लगा सकते हैं, बच्चे को भी लगा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया और अचूक उपाय है नज़र दोष को हटाने का। बाकी मैं 2-3 उपाय आपको और बताऊंगा आगे। माँ की जाए 5 बच्चे हैं, सबके नाम अलग, सबका स्वभाव अलग, सबका खान पान अलग, रहन सहन अलग, टेस्ट बड्स अलग। हर ग्रह हर किसी के लिए नहीं है, हर ग्रह का उपाय, हर ग्रह के उपाय हर किसी के लिए नहीं है। किसी का शुक्र नीच का है तो उसके उपाय अलग हैं, किसी का शनि उच्च का है। अब आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि शनि का दान करें, शनि का उच्च का दान अलग है, नीच का दान अलग है। मंगल ग्रह किसी को करोड़पति भी बना सकता है और किसी को बिल्कुल वो नेस्तो नाबूद भी कर देगा, बर्बाद भी कर देगा। ऐसे ही हर दान हर किसी के लिए नहीं है। कुछ दान ऐसे हैं लाल किताब के द्वारा जो सब कर सकते हैं, और कुछ दान ऐसे हैं जो किसी के लिए निषेध हैं, किसी के लिए फायदेमंद है तो किसी के लिए वो हानिकारक भी है। तो हर दान हर किसी के लिए नहीं है। और ऐसे मैंने आपको जैसे बताया, नज़र दोष का निवारण है। नज़र दोष कई तरीके का है। पता है आपको, सगे वाले की भी नज़र लग जाती है। जी, मैंने सुना है कि अपनों की नज़र सबसे पहले लगती है कि माँ की नज़र लग जाती है। कहते माँ की नज़र नहीं लगती, बाकी सबकी नज़र लग जाती है, लेकिन माँ को अपना पुत्र सबसे ज़्यादा प्यार आता है, चाहे वो कितना भी काला हो, लेकिन उसको वो नंदलाला लगता है। वी हैव हर्ड अबाउट दैट ना। तो नज़र दोष अपने रिश्तेदारों का भी हो सकता है, गली मोहल्ले वाले का भी हो सकता है। उसके उपाय, अब पहले आपने देखा होगा घर बनाते थे तो उस पर टायर लगा देते थे। अब वो टायर वाले घर भी मैंने बर्बाद होते देखे हैं, क्योंकि टायर क्या है? शनि है। और अभी बैठे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कॉर्नर के जो होम्स होंगे वो 99% बर्बाद कर देंगे परिवार को। अच्छा। जितने भी चौराहे पे घर मिलेंगे आपको, और मैं एक नहीं, आपको मैं जितने घरों का वास्तु करके आया हूँ, मैं से कम आपको जीते जागते विद एड्रेस आपको आई कैन गिव यू मोर देन 25 और 30 प्रूफ्स कि जो कॉर्नर का घर होगा वो एक्चुअली में कॉर्नर जो इरानियंस लेते थे। बॉम्बे में आप जाएंगे तो हर कॉर्नर पे ना आपको घर नहीं मिलेगा, शॉप मिलेगी, और उसके रेट सबसे ज़्यादा होंगे। अब तो खैर दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया कि कॉर्नर की शॉप है, कॉर्नर की शॉप है। कॉर्नर का जो घर होगा वो बर्बाद हो जाएगा मेरे सामने। पर लोग प्रेफर करते हैं कि कॉर्नर का घर फॉर फैमिली इट्स नॉट गुड। तो क्या ये सबके लिए है या कुछ स्पेसिफिक? हर उपाय हर किसी के लिए नहीं है, और हर घर भी हर किसी के लिए नहीं है। हर कुंडली का वास्तु अलग है। अब पहले ये चलता था साउथ भारी कर दो, नॉर्थ हल्का कर दो, तो पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने कईयों के यहाँ देखा है कि कॉर्नर के घर में साउथ भारी है, नॉर्थ हल्का है, और घर का एकमात्र जो पुत्र था, अरबों खरबों पैसा है, कार एक्सीडेंट में पूरी फैमिली खत्म हो गई। रोहिणी की बात है ये, और ये न्यूज़ में भी आया था। तो कॉर्नर का घर 99% फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो मैं यही बोलूँगा, कोशिश करें कॉर्नर के घर से रहने से बचें आप। उसका सेकंड ले सकते हैं, लाइक थर्ड ले सकते हैं, फोर्थ ले सकते हैं। नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं कि किसी के ग्रहों में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबल नहीं हो पा रहा बंदा, किसी भी लाइक कोई भी व्यक्ति विशेष अपने करियर में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा, वो 5 नंबर के घर में रहना स्टार्ट कर दे, या वो बुध के उपाय करना स्टार्ट कर दे, तो देखिए स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और जिसका बुध स्ट्रांग है उसके लिए ये उपाय नहीं है। अब किसी के लिए तो गाय को हरा पालक खिलाना बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने ग्रहों को समझना, सबसे पहले आपको कुंडली को समझना है, अपनी डिटेल्स देनी है, आप क्या चाहते हो, आपका कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है और किस समय बैठा है, वार्षिक फल क्या बता रहा है आपका, इस मंथ का फल क्या बता रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। सारी चीज़ें तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा यहाँ पे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये तो ऐसा समुद्र है जो 50-50 साल जिनको ज्योतिषाचार्य में हो गए वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाते।
तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई टेक हेल्प ऑफ सम डिफरेंट थिंग्स, जैसे मैं टैरो भी करूँगा, फिर मैं आपका कुंडली एनालाइजेशन भी करूँगा, न्यूमरोलॉजी भी करूँगा, फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, फिर मैं पामिस्ट्री भी करूँगा। उसके बाद जो ओवरऑल बेस्ट चीज़ें रहेगी कि अभी आपके साथ ये हो रहा था, हाँ जी ये हो रहा था, अभी पीछे बुखार था, हाँ जी बुखार था, तो अब आप ये करो, तो दैट्स अ डिफरेंट वे। तो आज हमने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप जो विषय है इसके ऊपर जी। बहुत अच्छा मंथन, जी, गहरा मैम। मंथन कहते हैं जी, किया। ये जो आपने अभी चीज़ें बताई हैं इसको विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके जी। लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद आपका।